All right, ji, Assalamu alaikum everyone. I hope I am audible to all of you. If you can listen to my voice, please reply with one in chat. All right, ji, thank you. Thank you very much, everyone. I've got your feedback. Okay, now let's start our today's class, but let me just follow up what we discussed in the last class. In the last class, we focused on the orientation. That was more of the discussion with regards to the course कि ये course क्या है, ये course हम क्यों पढ़ेंगे, इस course में कौन कौन से topics cover करेंगे, क्या course की outline है, assessment का mode क्या होगा, क्या textbook हम use करेंगे, ये तमाम बातें हमने discuss की थी हमारी last class में. आज जो हमारी क्लास का मेन फोकस है दैट इज टू डिस्कस टुडेज लेक्चर एंड द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू रिसर्च. आज हम क्लास में जिस एजेंडा को कवर करेंगे दैट एजेंडा इंक्लूड्स, लेट मी शेयर द एजेंडा विथ यू. जी, so agenda for today's class is about the definition of research. We'll start के research क्या होती है, research हमारे लिए क्यों important है, और जब हम ये term use करते हैं research तो इससे हमारा मतलब क्या है. Then we'll talk about the types of research. We'll discuss types of research in two different perspectives. First, we'll discuss about applied versus basic research, and then we'll discuss about qualitative versus quantitative research. Thirdly, we'll discuss about the importance of research for the manager. Okay, you being the manager, why is it important for you to understand research? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि what is the importance of consultants or researchers having in-house or maybe outsource. External consultants कौन से होते हैं और internal consultants कौन से होते हैं, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं. एंड फाइनली विल डिस्कस अबाउट द एथिक्स in business research. वो कौन कौन सी ethical considerations हैं that you need to have in consideration while doing your research. So ये हमारा आज का एजेंडा है जिसपे हमें आज की डिस्कशन जो है वो करनी है. वॉइस कुछ लोगों को आई थिंक वॉइस का प्रॉब्लम है. आई वुड सजेस्ट कि इट्स बेटर इफ यू use headphones. I'll try to speak as loud as it is possible for me, but try to, I would suggest you कि आप भी अगर headphone use कर सकते हो तो that will be great. जी भवेश कुमार. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर हेडफोन डाले हुए हैं फिर भी वॉइस जो है वो वैसे क्लियर नहीं है, मतलब साफ नहीं है, थोड़ी सी वो शायद माइक खराब है. अच्छा नहीं, माइक तो लास्ट टाइम वाला वैसे है, तो सही आती है. इंटरनेट का इशू ना हो मे बी इस दफा. अभी बेहतर नहीं है आवाज क्या? सर वैसे हेडफोन तो डाले हुए हैं, देखते हैं फिर भी. ओके. अच्छा चलो मैं किसी आईटी के पर्सन को बुला लेता हूँ. जी भावेश, अपना माइक को काइंडली आप अनम्यूट करें. जी सर. जी अभी सर बेहतर है. आवाज जैसे आपकी आ रही, जैसे हम बड़े हॉल में बैठे होते हैं तो आवाज जैसे गूंजती है. मेरी. अच्छा, सर चलो मैं किसी आईटी के पर्सन को बुला लेता हूँ. ओके. जी
में ये सबको ही हो रही है प्रॉब्लम, ग्रुप में भी लोग मैसेज कर रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं भावेश, आप अपना जो माइक है ना उसको काइंडली जी आप खुद म्यूट कर दो, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा, आप उसे भी म्यूट रखो। लेट मी टॉक फॉर 2 to 3 minutes मोर, आफ्टर 5 minutes आई टेक योर फीडबैक एंड देन विल सी कि हमें क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। ओके सर, थैंक यू। तो मे बी कुछ इंटरनेट इशू तो वो रिजॉल्व हो जाए, तो लेट्स वेट फॉर 5 minutes, ओके। So let's start with first lecture, and this lecture starts with the definition of research. So first let me introduce research to you. So the first question that we need to address is कि what is research? तो research याद रखें कि ये एक single word नहीं है, that is the combination of two words. One is re, other one is search. Re means doing something again and again, and search means तलाश करना, find out करना। हम एक चीज को बार बार तलाश करते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों तलाश करते हैं एक चीज को बार बार। तो हम एक चीज को बार बार सिर्फ इसलिए तलाश करते हैं ताकि हम ट्रुथ को फाइंड आउट कर सकें, सच्चाई को जान सकें, हम रियलिटी को फाइंड आउट कर सकें। तो रियलिटी को फाइंड आउट हम करते हैं बाय सर्चिंग इट अगेन एंड अगेन। हम एक चीज को बार बार तलाश करेंगे और तब तक तलाश करते रहेंगे जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता। तो रिसर्च को हम डिफरेंट तरीके से जो है डिफाइन करते हैं। मैंने भी एज अ लेमैन आपको समझाने की कोशिश की कि रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च इन सिंपल टर्म्स मींस डूइंग समथिंग और सर्चिंग समथिंग अगेन एंड अगेन। अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में अंडरस्टैंड करें कि रिसर्च क्या होती है, तो हम इसको दो मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो आपकी एक स्किल को इम्प्रूव करना है, और उस स्किल का नाम है योर डिसीजन मेकिंग स्किल। तो रिसर्च हम करते सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग की स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके। अब रिसर्च हमारे पास जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिसर्च। वन इज व्हाट वी कॉल बेसिक रिसर्च, फाउंडेशन रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च, एंड अदर वन इज व्हाट वी कॉल अप्लाइड रिसर्च। तो रिसर्च की डेफिनेशन में ही आई ट्राई टू कवर दीज 2 पॉइंट्स। तो रिसर्च जब हम करते हैं उसमें एक मकसद तो मैंने आपको ये बताया कि वी ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ, वी ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी। सेकेंड टर्म आपने शायद सुनी होगी विद द नेम प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ रिसर्च। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम रिसर्च में ही करते हैं, बट याद रखिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है दैट इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। whenever we are involved in solving the problem, that means that we are doing applied research. And whenever we are involved in finding out the truth, we are in the process of developing the formulas, algorithms, हम कोई मॉडल प्रेजेंट करते हैं, हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं। तो थ्योरी डेवलपमेंट इज समथिंग दैट वी डू in order to find out the reality. As we discussed in the last class कि जैसे हमें अगर किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए we need to have a recipe with us. So that particular recipe is what we call a theory. So the development of theory भी तो develop होती है ना। आपने different theories पढ़ी होंगी अपने कोर्स में। For example, you have studied about Maslow's theory of motivation. तो वो जो मैस्लोज थ्योरी है वो थ्योरी मैस्लोज ने डेवलप की है। तो वो थ्योरी है जिसके थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो। तो ये जो थ्योरी डेवलपमेंट का पार्ट है दैट इज समथिंग दैट इज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ और रियलिटी। सो बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च ये होती है कि आप कोशिश करते हो रियलिटी को फाइंड आउट करने की, और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो थियोरेटिकल डेवलपमेंट होता है। ऑन द अदर साइड जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हो और आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप वर्क कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में यू आर फेसिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम मे बी टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज। तो अब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए आप
किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज, लेट्स से कि मैस्लोस की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हुए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल अप्लाइड रिसर्च, और इसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हो। जैसे आपको याद होगा कि अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट है, इमरान खान की गवर्नमेंट, इसने एक पॉलिसी दी है। वो पॉलिसी ये है कि जितने भी बैंक्स हैं, इन तमाम बैंक्स को ये पाबंद किया है कि वो लोग जो के होम लोन लेंगे, घर को खरीदने के लिए बैंक से लोन लेंगे, तो उस लोन के ऊपर बहुत ही कम इंटरेस्ट की परसेंटेज रखी गई है। आप में से किसी को याद है कि वो परसेंटेज कितनी है? इफ यू नो द परसेंटेज, चैट में मुझे बताइए कि ये जो करंट गवर्नमेंट है इसने क्या परसेंटेज फिक्स की है इन ऑर्डर टू हैव द होम लोन। So whereas we are having mixed opinions, कोई 5% कह रहा है, कोई 6%, कोई 7%, the correct answer is 5%। तो गवर्नमेंट ने 5% जो है वो फिक्स किया है फॉर द होम लोन। आप में से कोई ये रीजन जानता है, क्या वजह है कि गवर्नमेंट ने 5% पे फिक्स किया है होम लोन को? इसकी रीजन क्या है? कैन एनीबॉडी रेज द हैंड टू, सो दैट आई गेट टू नो योर ओपिनियन। वैसे आप लोन लेने के लिए जाओ तो 14% है, लेकिन होम लोन जो है दैट इज 5%। क्या बात? ओके, हमारे प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर ये इस वजह से हो सकता है ताकि बिजनेस हो, आपका कैपिटल ज्यादा से ज्यादा यूज हो चीजों में और कंस्ट्रक्शन में, इस वजह से इसका मार्कअप कम रखा है। चलो ठीक, आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव बिलाल। जी बिलाल, आप बताइए, आपके ख्याल में क्या वजह कि गवर्नमेंट ने इतना कम इंटरेस्ट रेट रखा है? बिलाल, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। चलिए, नो प्रॉब्लम। फिलहाल आप मुझे काइंडली चैट में बता दीजिएगा। निम्रा, आप बताइए। Hello, Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम जी निम्रा। Hope you are good, sir. आई एम गुड, हाउ आर यू? Yes, sir. I'm good too. Thank you for asking. सर मुझे लगता है कि अगर जो है गवर्नमेंट ने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि होम लोन पे 5% इंटरेस्ट होगा, तो उसकी बेसिक वजह मेरे ख्याल ये हो सकती है कि जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि रोटी कपड़ा मकान जो है बेसिक नीड है, तो इस वजह से उन्होंने जो है इस पे कम लोन रखा है ताकि हर कोई जो है अपना खुद का एक घर बना सके, और वो जो अपनी अमाउंट है वो एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सके जिससे कंट्री का जीडीपी भी बढ़े और कंट्री को प्रॉफिट भी हो। कंट्री को प्रॉफिट होगी। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन ये है कि निम्रा, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप बैंक्स को ये डायरेक्ट कर रही हैं कि होम लोन आपका 5% से ज्यादा किसी सूरत नहीं होगा, तो आप किसी एक चीज को मोटिवेट कर रही हैं, वो किस चीज को आप मोटिवेट कर रही हैं? सर मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि वो होम लोन लें और अपना खुद का घर जो है वो बनाने की तरफ, इस तरफ ना कि रेंट पे, और जो है जो छोटे छोटे इलाकों में जो लोगों ने इलीगल घर बनाए हुए हैं और जो है झोपड़ियाँ आप जिसके कह लें हट्स बनाए हुए हैं, ये सब जो है ये क्लियर हो जाए और जो है ना लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है करें, एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और लोगों को अपना एक घर भी जो है वो बना सकें। जी जी, परफेक्ट। तो बेसिकली आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो मोटिवेट लोगों को कर रहे हैं एक बिहेवियर के लिए। वो यस बिहेवियर सर। क्या है कि वो अपने घर को बनाने की तरफ तवज्जो दें, राइट? यस सर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मोटिवेशन का एक प्रिंसिपल आपने यूज किया बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, ये आपने किससे इन्फ्लुएंस होके इस प्रिंसिपल को या फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर ये आपने प्रपोजल जो दिया है इसके पीछे मेन प्रिंसिपल क्या है? मेन प्रिंसिपल सर इन अ सेंस, आपने मैस्लोज हायरार्की थ्योरी के बारे में सुना ये हुआ है? यस सर। सर मैस्लोज ये हायरार्की में सेकंड सेकंड जो है, साइकोलॉजिकल नीड। एग्जैक्टली, पहली आपकी है जी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जी। सेकंड नीड कौन सी होती है? सेकंड नीड सर वो फिजियोलॉजिकल के तो आप बाद सेफ्टी, हमारी जिसको जी आप सेफ्टी सेफ्टी, नीड्स कहते सेफ्टी हो, हाँ। नीड्स। तो यस सर। सेफ्टी नीड्स क्या, तो अब सेफ्टी नीड्स क्या होती है कि जहाँ पे आप खुद को सिक्योर कर सको। तो जो यस घर सर। होता है, घर का मेन मकसद क्या होता है? अपने आप को सिक्योर करना, एग्जैक्टली। राइट?
तो Yes, sir. बेसिकली अब मैस्लोस ने क्या बताया, उसने थ्योरी में ये बताया कि घर जो है वो तो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, Yes, जो sir. सेफ्टी है ना, खुद को सेव करना, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी। Yes, अब sir. अगर आपने लोगों को मोटिवेट करना है तो आपको उनको बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, अब sir. इस थ्योरी के प्रिंसिपल को इमरान खान ने यूज किया और प्राइम मिनिस्टर ने 5% फिक्स जो है वो से के लोन के ऊपर लोगों को ताकि मोटिवेट लोग किया कि वो encourage घर हो। बनाने की तरफ जाए। तो जी। कैन यू सी कि अब कैसे अप्लाई किया जा रहा है एक थ्योरी को, एक थ्योरी Yes, sir. डेवलप हुई है मैस्लोस की, उसके प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम उसे अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मोटिवेट अ बिहेवियर। Yes, sir. Exactly. मैस्लोस ने सिर्फ ये कहा था कि आप मोटिवेट कैसे हो सकते हैं, इमरान खान ने उसकी उस मोटिवेशन का प्रिंसिपल को यूज किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जी। ये मेन डिफरेंस होता है बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। जी। मैस्लोस का थ्योरी को बना लेना, दैट इज बेसिक रिसर्च, Basic research. और उस रिसर्च को यूज कर लेना, दैट इज That is अप्लाइड applied रिसर्च। research. तो अप्लाइड में क्या है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन और किसकी बेस पे, एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग थ्योरी की बेस पे। अच्छा सर, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम जैसे बेसिक रिसर्च होती है, तो अगर हम उसको मतलब उसका मेन आइडिया तो हम वही रखें, लेकिन हम उसमें अपनी कुछ तरफ से कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें, तो इफ दैट विल बी ओके और नॉट? that is what we call problem solving and applied research। आप इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हो, अप्लाइड रिसर्च भी कह सकते हो। सो अगर आपसे ये पूछा जाए सवाल कि बेसिक रिसर्च में और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या है, तो उसका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि वो दैट रिसर्च जहाँ पे आप थ्योरीज को डेवलप करते हो, जहाँ पे दैट आप इज नॉलेज बेसिक। को क्रिएट करते हो, दैट इज बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च। और या जहाँ पे आप नॉलेज को क्रिएट नहीं करते हो, उसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करते हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व करते हो, करते वो हैं, क्या होगा, वो अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च होगा। ठीक जी है, डिड सर। यू गेट द पॉइंट? यस सर, परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों से, अभी मैं लेट मी लोअर ऑल दी हैंड्स। मेरा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जांपल दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च? अगर आप किसी को मालूम है तो प्लीज रेज योर हैंड। जी अब्दुल्ला। हेलो सर, मेरी जी आवाज़ आ रही अब्दुल्ला। है? जी आ रही है आपकी आवाज। सर, बेसिक रिसर्च तो हमारी वो होगी जो हम डेटा जैसे कलेक्ट करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन से या इन चीज़ों से, जो मतलब रॉ मटेरियल और ये जो स्टार्टिंग का होता है वो हमारा बेसिक रिसर्च में आ जाएगा। कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो इंटरनेट से हो या फिर सर्वेज या कुछ भी हमारे अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से हो, वो हमारा बेसिक रिसर्च में आ जाएगा। एंड अगर हम उसको फिर अगर हम उस अप्लाइड रिसर्च में वो कब जाएगा, जब हम उस पर वर्किंग करना शुरू करेंगे और उससे हमें मतलब हमारा आउटपुट आ रहा होगा। तो ये यही है आई गेस। चलो मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूँ, दोनों में आप मुझे बताएं व्हाट इज बेसिक व्हाट इज अप्लाइड। ठीक है, ओके। वो ये है कि जी लेट्स से कि अब्दुल्ला जो है वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट 2 में गए, रिसर्च प्रोजेक्ट में गए अपने फ्यूचर सेमेस्टर में, और रिसर्च प्रोजेक्ट में अब्दुल्ला ने मोटिवेशन की एक नई थ्योरी डेवलप की है, जिस थ्योरी के ठीक बारे है। में पास्ट में किसी ने पहले जिक्र नहीं किया। तो मेरा सही। आपसे सवाल ये कि क्या ये अप्लाइड रिसर्च है, क्या ये बेसिक रिसर्च है? सर ये बेसिक रिसर्च होगी ना? ये बेसिक रिसर्च, वेरी गुड, क्योंकि आपने नॉलेज क्रिएट किया हाँ, ना, क्योंकि वो आपने एक मैंने नई खुद थ्योरी किया है। डेवलप की हाँ है व्हिच इज नॉट हाँ, एग्जिस्टिंग बिफोर। तो जो चीज एग्जैक्टली पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, आपने एक नई थ्योरी वो डेवलप हमारी की है, दैट इज दी हाँ बेसिक बेसिक। रिसर्च। और जो अब आपने है सुना ऑलरेडी होगा, उसमें हम वर्क करें तो वो हमारा अप्लाइड हो जाएगा। बिल्कुल, अब आपने सुना होगा कि जी आइंस्टाइन के बारे में सुना है आपने? जी। आइंस्टाइन इज फेमस फॉर गिविंग एन इक्वेशन। किसी को याद है इक्वेशन वो क्या थी? दैट वाज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बिल्कुल ओके। सही, वेरी गुड। तो ये जो उसने आपको फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट मींस कि अगर आप किसी भी मास को स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो डबल दुगना जो है उसको, लेट्स से कि अगर आप मास को और रन करवाते हो, ट्रेवल करवाते हो, तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको एक जी। बेसिक प्रिंसिपल दिया आइंस्टाइन ने। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में यूएसए ने इसी इक्वेशन को यूज किया और इसी की एक एप्लीकेशन निकाल के एटम बॉम्ब बना दिया।
तो वो जो एटम बॉम्ब है दैट इज द अप्लाइड रिसर्च विच इज यूज्ड फॉर, बहरहाल एक लिहाज से प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका मेन मकसद था। तो एटम बॉम्ब इज द एप्लीकेशन ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आप लोगों ने शायद सुना हो अबाउट पैराडॉल। सुना है पैराडॉल के बारे में? जी जी पैराडॉल किस लिए इस्तेमाल होती है अब्दुल्ला, मुझे बताएंगे? सर के दर्द के लिए या फिर फीवर में। ठीक है, आपको अगर लेट्स से कि सर में दर्द हो या फिर जिस्म में तकलीफ हो उसके लिए आप पैराडॉल इस्तेमाल करते हो, राइट? लेकिन पैराडॉल जो है that is a medicine, that is what we call a brand, I would say that is a brand, that is an application of something। इसके पीछे फॉर्मूला कौन सा यूज होता है आपको मालूम है? नो, किसी को मालूम है तो शायद केमिकल तरीके बताए फार्मूला मुझे ही यूज फॉर्मूला के। होता है उसके। हाँ, उसका केमिकल। नाम है पैरासिटामोल। बिल्कुल सही है। पैरासिटामोल एक्चुअली इज अ थियोरेटिकल फॉर्मूला। तो वो पर्सन जिसने पैरासिटामोल को इन्वेंट किया था उसने क्या किया था, उसने बेसिक कंट्रीब्यूशन, उसने बेसिक रिसर्च की थी और उस पैरासिटामोल के फॉर्मूला को यूज करके जिसने पैनाडोल बनाई, दैट पैनाडोल इज द अप्लाइड रिसर्च। ओके ओके, so did you understand the point? यस सर। जी शाहजेब, आप क्या कहेंगे? शाहजेब अकरम। साद शाहिद। आसान सर। वालेकुम सलाम। जी साद, आपका एग्जांपल शेयर करेंगे? सर बेसिकली व्हाट आई हैव कंक्लूडेड दैट के एक मार्केटिंग में हमने पढ़ा था, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। सो अगर मैं इसको बेसिक इजी वर्ड्स में समझूं तो ये जो फर्स्ट हैंड डेटा है, रॉ डेटा, वो बेसिक रिसर्च होगा और जो ऑलरेडी गिवन इन हुई भी है, लेट्स से किसी चीज़ पे काम हुआ हुआ है, किसी इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी पे वर्क हुआ हुआ है, उसके ऊपर अगर हम लोग उसको ऐड ऑन करें तो उसको हम अप्लाइड कहेंगे। तो एम आई राइट सर? मैं थोड़ा सा आपके वर्ड्स को रीफ्रेज कर देता हूँ, जो आप बात कर रहे हो ताकि उसी कंटेक्स्ट में आ जाए। देखो, आप डेटा की बजाय ना इसको नॉलेज कह दो, नॉलेज क्रिएशन सही या है नॉलेज एप्लीकेशन कह दो। सर। फॉर तो अगर आप एग्जांपल अगर एक नॉलेज कोई क्रिएट कर रहे हो या नॉलेज अप्लाई कर रहे हो, मैं आपसे सिंपली ये पूछता हूँ कि कोई भी सर सिचुएशन आपको दी जाए, उस सिचुएशन में या तो आप नॉलेज को क्रिएट करोगे। क्रिएट क्या करते हैं ठीक हम? है क्रिएट सर। हम फॉर किस चीज को एग्जांपल करते अगर हैं? एक आपने कोई एक बिल्कुल ही नई चीज़ पे अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेट्स से बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर मैं एक नई चीज़ पे एक रिसर्च कर रहा हूँ और उस पे सारा डेटा वगैरह मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये बेसिक कहलाएगी क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे पहले ही, नॉलेज नहीं थी। जिसके बारे में पहले नॉलेज नहीं थी। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, और जिस और फर्स्ट करें सर, ये रिसर्च मैंने अब हो गई है, अब ये इट्स ऑन द इंटरनेट, अब कोई और मेरे बाद आता है और मेरी रिसर्च पे ऐड ऑन करता है और ज्यादा उसको करता है, तो उसको अप्लाइड कहेगा फिर वो? नहीं नहीं, एप्लीकेशन की बात है ये। तो देखो, उसने हो सकता है कि ऐड ऑन किया हो, आपने एक नॉलेज क्रिएट किया, उसने मजीद क्रिएट कर दिया। अब आपने जी ये जी मैं सोचना वही। है। हाँ, अब आप सोचो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज एप्लीकेशन का मतलब पता क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसी को अप्लाई करना है। जो नॉलेज क्रिएट किया उसको अप्लाई करो कमर्शलाइजेशन पर्पस के अच्छा लिए। अच्छा जैसे फर्ज करो कि अभी आपने आजकल कोविड का बहुत नाम सुना होगा, हर दूसरा तीसरा बंदा कोविड के बारे में बात कर रहा होता है, सही है? ठीक है सर। जी, तो कोविड के अंदर क्या है कि किसी ने ये कहा कि जी हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है ना, दैट इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला व्हिच कैन बी यूज्ड टू क्योर व्हाट? कोरोना, द कोविड डिजीज। ये जो कोविड डिजीज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेन यस सर। फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरोक्विन। अब हाइड्रोक्लोरोक्विन फॉर्मूला को यूज करते हुए डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई, डिफरेंट ब्रांड्स क्रिएट किए। किसी ने एक्टेमरा बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टिंग फॉर्मूला को यूज किया और उसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके अपने ब्रांड्स क्रिएट कर दिए। सही सही। सो बेसिकली व्हेन वी यूज दिस नॉलेज ऑन समथिंग, तो इसको फिर अप्लाइड कहा एप्लीकेशन जाता है। ऑफ नॉलेज टू सॉल्व अ ओके प्रॉब्लम।
To make it simple, वो- application of knowledge to solve a problem is what we call. अब मुझसे जैसे लोग definition पूछ रहे हैं कि what is the definition of the applied and basic research. So याद रखिए कि the creation of knowledge, all the activities that we do to create a new knowledge, to create a theory, इसको हम कहेंगे basic research. Okay. लेकिन जब हम कहते हैं कि जी the information that we use to solve a problem, that will be That is applied research. Okay, so let's Thank you so move forward now. तो बेसिक और उसकी बात कर ली. Let me now introduce the definition of research to you as well. So research क्या है कि research is the process of finding solution to a problem after a thorough study and analysis of situational factors. So there are different definitions to research. Let me share few of the definitions. अब जैसे फर्ज करें कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो डिफाइन करती है रिसर्च को अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ सर्च और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड टू द डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट्स. तो यहाँ पे आपने क्या करना है? किसी नई चीज को तलाश करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर समथिंग. मेलर एंड ब्लैकमैन क्या कहते हैं? कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट इंफॉर्मेशन and investigating the unknown to solve a problem. तो यहाँ पे आप unknown से known की तरफ जा रहे हो. That means knowledge creation की तरफ जा रहे हो. Knowledge create कहाँ पे होता है? When you don't have any knowledge and then you have some knowledge. So the movement, the journey from unknown to known is what we call research. And Saunders जो आपकी one of your recommended book, वो कैसे define करता है research को? कि research is something that people undertake in order to find out things in a systematic way, thereby increasing their knowledge. तो यहाँ पे ये देखें knowledge creation की बात हो रही है. बट आपने इसको जो जिस तरीके से इस प्रोसेस को करना होता है दैट इज सिस्टमैटिक वे. सिस्टमैटिक मीन्स कि आप साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हो. तो ये 3 डेफिनेशन है, अपने पास नोट कर लीजिएगा कि किस तरीके से आप रिसर्च को डिफाइन कर सकते हो. सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि ऑल द थिंग्स दैट यू डू इन ऑर्डर टू लेट्स से फाइंड आउट द रियलिटी or maybe to solve a problem or to improve your decision making is what we call research. So now coming back to the lecture. So as I told you कि research हम करने के लिए जो हमारा ultimate objective है that is to improve decision making. As a student, as a manager, as an employee, हम research सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए करते हैं कि हम decision making को improve कर सकें. तो हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हम जो decisions लेते हैं वो किस किस basis पे लेते हैं, उसकी foundations क्या होती हैं. तो generally जो हम decisions ले रहे होते हैं वो decisions base कर रहे होते हैं intuitions पे. Intuitions का मतलब ये होता है कि आपकी gut feelings क्या कह रही हैं, आपका दिल आपसे क्या कहता है, आपका कॉन्शियंस, आपका ज़मीर आपसे क्या कहता है. तो जो आपके अंदर की आवाज़ होती है उसको हम इंट्यूशंस कहते हैं. हम बहुत दफ़ा वो फैसला लेते हैं जो हमारा, जिसके ऊपर हमारा दिल मुतमईन होता है, हमारा कॉन्शियंस, हमारा ज़मीर मुतमईन होता है, जिसे आप कहते हो इंट्यूशन. सेकेंड जो सोर्स आप यूज़ करते हो डिसीजन मेकिंग में, इसको आप कहते हो एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मीन्स कि जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका कई सालों का एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप फैसला लेते हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. थर्ड जो आपके पास सोर्स है दैट इज एक्सपर्ट एडवाइस. आप अथॉरिटी के पास जाते हो. जैसे फर्ज करें कि अगर आपको खांसी है, आपको बुखार है या आपके पेट में तकलीफ है तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो उसके एडवाइस लेने के लिए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. अगर आपकी गाड़ी खराब है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो और आप उसकी एडवाइस को सीख करते हो. तो एक्सपर्ट जो अथॉरिटी है, जो एक्सपर्ट है, आप उसकी एडवाइस की बेस के ऊपर फैसले ले रहे होते हो. और लास्ट है डेटा एनालिसिस, दैट मीन्स रिसर्च. कि यहाँ पे आप रिसर्च के थ्रू आप अपने मुशाहिदात, अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने
जो है डेटा एनालिसिस की स्किल्स को यूज करते हुए फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हो और उन फैक्ट्स की बेस के ऊपर आप डिसीजंस ले रहे होते हो। और ये जो आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है और सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता है डिसीजन लेने में, दैट इज दिस रिसर्च। तो वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास रिसर्च के थ्रू आती है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपके डिसीजन मेकिंग में। इंट्यूशन दोबारा समझा दूं। ओके, इंट्यूशन जो है आपकी गट फीलिंग्स को कहते हैं, आपके अंदर की आवाज को कहते हैं, आपके दिल की आवाज को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि जी ये काम कर, मेरा दिल नहीं मान रहा या मेरा दिल नहीं कर रहा ये चीज करने को, तो ये है वो इंट्यूशन कि मेरा जमीर मुतमईन नहीं है, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ बट आई एम नॉट इंटरनली सेटिस्फाइड, ये होती है इंट्यूशन। डेटा एनालिसिस जो है दैट इज रिसर्च, कि वो कोई भी जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है दैट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू रिसर्च, इसको आप डेटा एनालिसिस कह सकते हो। यस, इंट्यूशन आप सिक्स सेंस भी कह सकते हो, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है कि डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये याद रखिएगा कि एज अ रिसर्चर, एज अ मैनेजर, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है दैट इज टू टेक डिसीजंस। और जो डिसीजंस आपके होते हैं, याद रखिएगा, डिसीजन सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। अगर आपने ये जज करना है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो किस क्वालिटी का है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास उस डिसीजन को लेने के लिए इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल थी। जितनी आपके पास क्वालिटी इंफॉर्मेशन होगी और जितनी आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतना आप अच्छा फैसला ले सकते हो। तो डिसीजन लेने में इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा सर्टेनिटी होती है आपको अबाउट दैट डिसीजन, और जितनी ज्यादा सर्टेनिटी होती है उतना आपका डिसीजन जो है वो अच्छा होता है। जैसे फर्ज करें कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से अपने घर जाना है, तो घर जाने के लिए बिकॉज यू आर सर्टेन, यू नो कि जी कौन सा रूट यूज करना है, तो उस रूट को फॉलो करते हुए आप अपने घर पहुंच जाते हो बिकॉज यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द रूट। बट फर्ज करें कि अगर आप उस रूट की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपने लेट से एक इलाका है लेट से नॉर्थ कराची, आपको यूनिवर्सिटी से नॉर्थ कराची जाना है, लेकिन आपने कभी नॉर्थ कराची नहीं देखा हुआ, तो क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको उस जगह पे पहुंचने में टाइम लगेगा। देर इज वन पॉसिबिलिटी कि आप उस जगह सही जगह पे ना पहुंच पाओ, और अगर पहुंचो भी तो आप बहुत देर में पहुंचो। लेकिन अगर आप श्योर हो, आपको मालूम है कि नॉर्थ कराची कहाँ है, तो आपके लिए, सिंस यू हैव द इंफॉर्मेशन, तो आपके लिए फैसला लेना और वहां पे पहुंचना आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा। तो याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। माय नेम इज डॉक्टर मिर्जा अमीनुल हक, वो आपको चैट पे लोग बता देंगे। ओके, तो एज अ मैनेजर याद रखिएगा कि आपके लिए इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको हर स्टेज के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये है कि एट टाइम्स जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको ये मालूम ही नहीं होता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पर्सन है, उसको बुखार है, अब वो तो उसको बुखार समझ रहा है, तो आपको ये श्योर नहीं होता कि वो बुखार एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है या फिर वो एक सिम्टम है और रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कुछ और है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल जिस टाइम में हम रह रहे हैं इसके अंदर कोविड जो है दैट इज वेरी मच इन द मेन स्ट्रीम। अब कोविड जो है दैट इज लेट्स से द रूट कॉज प्रॉब्लम, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या है, वो बुखार है, वो खांसी है, वो लेट्स से के पेन इन द बॉडी है। तो अब इस सिचुएशन में हम एट टाइम्स जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में भी देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिफरेंशिएट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। तो ये आपको हेल्प आउट कैसे होती है कि जो आप जितनी आप डिसीजन मेकिंग जो है आपकी रिसर्च बेस्ड होगी, उतने ही बेहतर आप प्रॉब्लम को चूज कर पाओगे। और अगर आप सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो तो आप करेक्टिव मेजर्स लोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और इवेंचुअली जो आपका फैसला होगा वो अच्छा होगा। सो दैट इज द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ दिस स्टडी कि रिसर्च विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द मेन प्रॉब्लम, रिसर्च विल हेल्प यू टू look at the solutions of that particular problem, and research will help you to measure the impact on the change that you have created on that particular problem.
अब बिजनेस रिसर्च क्या होती है? बिजनेस रिसर्च इज something that we take up, something that we do in an organized and systematic way to solve business related problems. तो जो हमने पहले डिस्कस किया था रिसर्च के बारे में, अगर हम बिजनेस रिसर्च की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि लेट्स से अगर आपको ये फैसला लेना है कि जो आपकी नई प्रोडक्ट है वो मार्केट में हिट होगी या नहीं होगी, अगर आपको ये फैसला लेना है कि जी इस सिचुएशन में आपको एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहिए या फिर आपको रैशनलाइज करना चाहिए, अगर आपको ये फैसला लेना है कि न्यू एम्प्लॉयज हायर करें या ना करें, अगर आपको ये फैसला लेना है कि जी एडवर्टाइज प्रोडक्ट को करें या ना करें, और अगर करें तो किस मोड पे करें, किस मीडियम पे करें। सो ऑल दीज डिसीजंस आर dependent or related to the business related problems. Forecasting, definitely forecasting is one of the business related problems कि let's say कि 2021 में हमें कितनी सेल्स करनी है, तो आपको सेल्स को प्रिडिक्ट करना होगा, सेल्स को फोरकास्ट करना होगा। अब ये डिफरेंट एरियाज है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। जनरली आपकी मार्केटिंग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की या मैनेजमेंट इन जनरल उसमें अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सप्लाई चेन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे फर्स्ट करें अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, नाउ विद इन मार्केटिंग यू हैव वन एरिया विच इज एडवर्टाइजिंग। नाउ विद इन एडवर्टाइजिंग यू हैव वन एरिया दैट इज digital advertising. Within digital advertising, you have one area that is mobile marketing या mobile advertising. So इस तरीके से आपके पास हर डिसिप्लिन में कुछ डोमेन्स हैं और सब डोमेन्स हैं, तो उन डोमेन्स को आप सेलेक्ट करते हो और उन पे आप रिसर्च कैरी आउट करते हो। जैसे फर्स्ट करें मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था दैट वाज ऑन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन थ्रू मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो मोबाइल मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में या मोबाइल एडवर्टाइजिंग के कंटेक्स्ट में आई हैव स्टडीड कंज्यूमर प्री परचेज बिहेवियर, कंज्यूमर पोस्ट परचेज बिहेवियर एंड कंज्यूमर परचेज बिहेवियर। सो दैट वाज माय मेन कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी फॉर माय पीएचडी। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं जो हमने अब तक डिस्कस किया, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड। लेट मी टेक 3 or 4 क्वेश्चंस। Okay, first we have Daud Ilahi. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी दाऊद। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर एक रिक्वेस्ट करनी थी, मैं जो है वो भूल गया था क्लास के बारे में, तो मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, तो काइंडली सर छोटा सा रिकैप दे देंगे अभी तक जो आपने पढ़ा है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च में बेसिक रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एज अ मैनेजर हमारे लिए रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों है, और बिजनेस रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के मुख्तलिफ एरियाज क्या हैं। बस ये ओके हमने सर, डिस्कस ये किया। अवेलेबल होगा क्लास मटेरियल में? रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम। मोहम्मद शाहजेब अकरम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मैं पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। सर मेरा जो मुझे आपसे डिस्कस जो करना है वो बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक के हवाले से करना है, जी जो आप बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे एक एग्जांपल आपसे शेयर करनी थी कि अगर वो सूटेबल होगी तो मैं फर्दर उसको अपने असाइनमेंट वगैरह किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकूँगा। तो सर वो जी ठीक है। रिसर्च ये थी, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग हमने पढ़ी थी। उसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बताई गई थी। जी वो रिसर्च इस बारे में थी कि अगर किसी को आप किसी काम के लिए मोटिवेट या डीमोटिवेट किस तरह कर सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल सही। वही रिसर्च सर ज़्यादातर बिजनेस पर्सपेक्टिव्स में या ख़ास तौर पे कॉल सेंटर्स वगैरह में वही रिसर्च फॉलो की जाती है, जैसे जी कि फॉर एग्जांपल कि उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उनके कमीशन की सूरत में। हम्म, जो वो डील करते हैं उनको कमीशन दिया जाता है, और वो थ्योरी भी यही कहती है कि रिवॉर्ड से मोटिवेशन की रीइंफोर्समेंट बढ़ती है। और बिल्कुल अगर सही। किसी को निकालना होता है डीमोटिवेशन से भी कभी कभी रीइंफोर्समेंट बढ़ती है, कि मतलब ऑफिस में बताया जाता है कि अगर आपने एक टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो यू विल बी फायर्ड।
तो इस डर से True. भी लोग काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाती है। तो क्या ये सूटेबल एग्जांपल है? ये perfect example है, but I would suggest कि all of the students to follow this example because classical and operant conditioning is the basis of behaviorism or consumer behavior. तो जो आपने example बताई है in form of जी reward and punishment, that is one of the classical and one of the perfect example to differentiate between basic research and applied research. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं आप ही की बात को रीआइट्रेट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ फॉर द क्लास, ताकि वो लोग जो कि नहीं समझ पाए या नहीं सुन पाए तो वो लोग जरा दोबारा इसको सुन। तो ये बिल्कुल जो सर, थैंक यू। डेवलपमेंट है थ्योरी, हाँ ये जो डेवलपमेंट है थ्योरी की, जिसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये थ्योरी का मेन प्रिंसिपल ये है कि आपने जिस बिहेवियर को मोटिवेट करना है उस बिहेवियर को रिवॉर्ड करो, और जिस बिहेवियर को आपने डीमोटिवेट करना है, डिस्करेज करना है, उस बिहेवियर को आप पनिश करो। तो आप इसी को, जैसे आपने कहा कि आपके नाम क्या है कॉल सेंटर का? सर मेरा कॉल सेंटर नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। एग्जाम्पल, हाँ चलिए हम एक नाम ले लेते हैं, XYZ कॉल सेंटर है। अब जी XYZ कॉल सेंटर के पास प्रॉब्लम ये है कि उसने एम्प्लॉयज के सर्टन बिहेवियर्स को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, और सर्टन बिहेवियर्स को डिस्करेज करना है। तो वो क्या जी कर रहा है, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जो लेट्स से के टारगेट जो है उसको अचीव करेगा, फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर्स लेके आएगा, तो उसको हम रिवॉर्ड करेंगे, उसको हम लेट्स से कार देंगे, हम उसकी सैलरी इंक्रीमेंट देंगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज द प्रिंसिपल व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑपरेंट थ्योरी। यस और सर। ऐसे ही वो ये कहते हैं कि जी अगर आप 3 महीने तक अपना टारगेट अचीव नहीं करते तो यू विल बी फायर्ड। तो ये क्या है, अगेन वो पनिशमेंट दे रहे हैं, व्हिच इज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशन। ओपन कंडीशन। चलिए अगर ये थैंक यू बात हुई सर। है, मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त इसी से रिलेटेड एग्जांपल बताता हूँ, या जो मेरे माइंड में आ रही है। डू यू नो, आपने वॉर्स के अंदर गाइडेड मिसाइल के बारे में सुना हुआ है? गाइड्स मार्स। गाइडेड मिसाइल्स जो होते हैं, गाइडेड मिसाइल्स। गाइडेड नहीं सर। गाइडेड मिसाइल्स क्या होते हैं कि वो अपने टारगेट का पीछा करते हैं। जैसे फर्ज करें कि एक ये है आपके पास फाइटर प्लेन है। अब फाइटर प्लेन मैन्यूवर करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, कभी वो ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, राइट। जी तो जब वो मूव करता है ना, तो फिर जो गाइडेड मिसाइल क्या करता है कि वो अपने टारगेट का पीछा करता है। जैसे जैसे आपका टारगेट मूव करेगा ना, वैसे वैसे वो जो मिसाइल है वो भी मूव करेगा अपने टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो ऑपरेंट यस सर। कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए दुनिया में पहला गाइडेड मिसाइल बनाया गया था। ओह, और वो सर ये कैसे, रिलेट कैसे की जाएगी? वो ऐसे रिलेट की जाएगी कि आपको याद होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर स्किनर ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे रैट्स पे और पिजन्स पे। जी 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 जी। तो इन्होंने क्या किया था, हर मिसाइल में जो है वो पिजन्स जो है ना, पिजन्स को प्लेस किया था। और उस पिजन में क्या अच्छा। करते थे कि जहां पे लेट्स से अगर उन्होंने मिसाइल को मूव करना होता था ना, तो वो जो फूड होता है ना, जो दाना होता है जो पिजन खाता है, वो उसको लेट्स से जी। लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो वो पिजन को लेफ्ट साइड पे ड्रॉप करते थे। तो क्या करता था, वो अपनी जो ओह, चोंच है, जो पिंच है, उसको वहां उस साइड पे पिंच करता था। तो जो मिसाइल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। तो वो चेंज करने के लिए इस ओह, तरीके से वो दाना उसी तरफ फेंकते जिस तरफ उनको मिसाइल के रुख को मोड़ना होता था। वाओ, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनक्रेडिबल, जो पहला गाइडेड मिसाइल बना था, वो यही जो थ्योरी आप बता रहे हो ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, इसको बेस जी जी, करके बनाया गया था। इनक्रेडिबल, वो थैंक यू। आपने बात स्टार्ट की तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं इस बात अच्छा को भी सर, आप नॉलेज लोगों से भी शेयर करिए। नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, थैंक एग्जैक्टली, यू तो सो ये मच जो सर। ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये क्या है, ये बेसिक रिसर्च है। और इसी की एप्लीकेशन पे जो आपने गाइडेड मिसाइल बना दिया, या फिर आपने लोगों को रिवॉर्ड दे दी, पनिशमेंट दे दी, दैट इज द एप्लीकेशन और द अप्लाइड अप्लाइड। रिसर्च। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी बिलाल, बिलाल हुसैन। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है अभी आपको? जी मैं, आपकी आवाज आ रही है। सर लाइक एक मुझे था कि मैं आपको एग्जांपल दूं, और एक मेरे प्रीवियसली कुलीग ने आपसे सवाल किया था जो आपने उससे पैनाडोल के हवाले से किया था। जी सर जी अब जैसे पैनाडोल किसी रिसर्च से बनी है, ठीक है, तो वो तो बेसिक हुई। अब उस तरीके से लाइक नहीं, कोई नहीं, और हाँ, जो आप मेडिसिन बात बना, पूरी करो।
जी, उसके अंदर एडिशन करके कोई चीज और उसके अंदर करते हैं, तो वो उस लाइक कंपनी के लिए या उस पर्टिकुलर बंदे के लिए वो बेसिक रिसर्च ही रहेगी, या वो लाइक उसके लिए अप्लाइड होगी? देखो, आपने फार्मास्यूटिकल की बात की है, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका वो बता दूं। आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है R&D रिसर्च डिपार्टमेंट। एंड डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, R&D डिपार्टमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपके ख्याल में क्या करता है? यही सर रिसर्च करता होगा फार्मूलाज वगैरह की, रिसर्च और करता है, बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे, क्या वो नया नॉलेज क्रिएट करते हैं R&D वाले? शायद करते भी हो सर, या फिर वो ऑलरेडी बेसिक रिसर्च पे काम करते हो। देखिए, जो ये R&D उसके डिपार्टमेंट है ना, याद रखिएगा मेरी बात, R&D जो है उसका मेन पर्पस नया नॉलेज क्रिएट करना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बेसिक पे काम करता है वो। जी, उसका मेन काम पता है क्या होता है? उसका मेन काम होता है अप्लाइड रिसर्च करना। अप्लाइड मतलब क्या? कि वो ऑलरेडी बेसिक। अवेलेबल नॉलेज को कमर्शलाइजेशन हम्म, पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है वो सर। नॉलेज जो यूनिवर्सिटीज में क्रिएट होता है ना, उस नॉलेज को यूज करेगा और उसके फॉर्मूलाज, उसके प्रिंसिपल्स को लेते हुए वो कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा, वो कोई मेडिसिन बना रहा होगा। हेलो। जी बिलाल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि R&D डिपार्टमेंट में अप्लाइड रिसर्च होती है। अप्लाइड का मतलब ये है कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो कि यूनिवर्सिटीज में क्रिएट होता है, उस नॉलेज को यूज करते हैं और उसको यूज करके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा सर, इसी हवाले से मुझे एक कभी आया, जैसे अभी ये कोविड-19 की सिचुएशन चल जी रही है, ठीक है? जी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। बांग्लादेश में आपने नाम सुना होगा बेक्सिमको फार्मा, ठीक है? हम्म उन्होंने भी एक्चुअली क्लेम किया था कि उन्होंने इसकी मेडिसिन कह लो या हम्म, क्योर जो है वो डिस्कवर बिल्कुल कर ली है। तो बिल्कुल। इस सूरत के अंदर उन्होंने बेसिक के ऊपर काम करते हुए ये चीज किया, जाहिर बात है उनका R&D डिपार्टमेंट ही इस पे काम कर रहा होगा, नहीं नहीं, या फिर बेसिक पे नहीं वो। करते। देखिए, बेसिक में क्या होगा, वो फॉर्मूलाज पहले से बने हुए हैं, वो जी। उन फॉर्मूला से मेडिसिन बना रहे हैं और उसको एनिमल टेस्ट कर रहे हैं। वो ये काम कर रहे हैं, वो नया फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर रहे। जैसे फर्ज करें हाइड्रोक्लोरोक्वीन है, अब ये फॉर्मूला तो पहले से इन्वेंटेड है। क्या वो नया ठीक है। फॉर्मूला बना रहे हैं? द आंसर इज नो। वो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एक मेडिसिन फॉर्म कर रहे हैं। अब उसे आप गोली कह लो, उसे आप कैप्सूल कह लो, उसे आप कोई भी चीज कह लो, तो वो उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करके उसके आउटकम्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आप ये फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो अगर एक फार्मूले के साथ, जैसे ये जो आप बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम में भूल गया, जो इसके साथ कोई दूसरा फार्मूला एडिशन हम कर रहे हैं, तो जी, वो क्या कहलाएगा सर? वो बेसिक ही कहलाएगी रिसर्च, यानी मैं कोई और चीज बना रहा हूँ उसके अंदर, इसमें देखो या वो? ऑब्जेक्टिव क्या है। आप सबसे पहले तो ये समझो, ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या ऑब्जेक्टिव नया कोई जो है वो फॉर्मूला क्रिएट करना है। अगर तो आपका मकसद नई थ्योरी बनाना है ना, या फिर नया नॉलेज क्रिएट करना है, तो फिर तो इसे हम कहेंगे कि ये बेसिक रिसर्च है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसके थ्रू एक ऐसी मेडिसिन बनाना जिसको आपने कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए, R&D को आपको क्यों बता रहा हूँ कि R&D का मेन मकसद कमर्शलाइजेशन है। उसका मेन मकसद है कि चीज बनाना, उसके थ्रू पैसा कमाना। तो इस है सर। कंटेक्स में, हाँ, तो इस कंटेक्स में जो R&D में काम हो रहा है वो क्या है कि वो नॉलेज क्रिएट नहीं करेंगे। आप किसी भी R&D वाले बंदे से जाके कहेंगे ना कि जी क्या आप नॉलेज क्रिएट करते हो, उनका आंसर होगा नो, हम नॉलेज क्रिएट नहीं करते। वो क्या काम करते हैं? वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़ते हैं, अपने पास गैदर करते हैं, उस नॉलेज की बेस के ऊपर एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको वो कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए यूज कर सके। ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे एक एग्जांपल देनी थी इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, अब वो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कोई इनिशिएट लेना चाहती है, ठीक है? तो वो डेटा कलेक्ट करती है कि पॉवर्टी मतलब किस सिटी में ज्यादा है या पूरी कंट्री के अंदर कितनी परसेंटेज है, तो वो बेसिक हुई और रिसर्च कहलाएगी। और अगर वो उसको देखते हुए कि वो जो डिजिट्स आए हैं या जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको देखते हुए जो वो इनिशिएट लेगी, वो अप्लाइड कहलाएंगे? देखो, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई रिसर्च करती है तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये पूछना होगा। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना, अगेन व्हाट आई एम फोकसिंग, कि ऑब्जेक्टिव क्या है उस रिसर्च का। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मकसद नॉलेज को क्रिएट करना है? अगर तो उसका मकसद ये है ना कि जी हमें पहले से मालूम नहीं कि पाकिस्तान में
क्या पॉवर्टी रेशो है, क्या चीजें हैं, तो इसका मतलब हम्म, ये है कि वो नॉलेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर तो वो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं तो फिर ये आएगा आपकी बेसिक रिसर्च में। ठीक ठीक है सर। ठीक है, सही सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब अकरम। जी निम्रा राव। यस सर। जी, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? यस सर। हेलो सर मुझे ये पूछना था। हेलो। शाहजेब आप थोड़ी देर के बाद पूछ लीजिएगा प्लीज। ऑलराइट सर, ऑलराइट। जी निम्रा। जी सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने ये एग्जांपल थी एक मेरे क्लासमेट ने दी कि जो है अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट और डीमोटिवेट करना हो तो हम जो है उनको रिवॉर्ड्स और जो है पनिशमेंट की सूरत में करते हैं। लेकिन सर जो है पनिशमेंट की सूरत में अगर हम उनको करेंगे तो हमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि जो जो वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि जो है अगर कोई एक कंपनी है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे तो उस कंपनी में जो है ना वो एम्प्लॉयज़ की गलती नहीं थी। वो जो है उसमें जो उनके जो लैपटॉप्स थे, जो उनके सर्वर्स थे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी के हो गए थे। तो बिल्कुल जो सही। कंपनी का मैनेजर थी हाँ, उसने जो है रिसर्च की कि भाई बेसिक रीज़न क्या है कि जो है ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। उसके बाद जब उसने रिसर्च करने के बाद कंक्लूड किया तो उसने पता लगाया कि जो है इसमें एम्प्लॉय की कोई फॉल्ट नहीं है। तो फिर उसने जो है लैपटॉप के ऊपर रिसर्च की। उसने फिर डिसीजन लिया कि जो है मैं लैपटॉप के जो है ना न्यू प्रोवाइड करूँ। उससे फिर जो है ना एम्प्लॉयज़ की जो है अचीवमेंट हो गई और गोल्स उनके अचीव हो गए। तो ये मैं मतलब मैं इसके बारे में पूछना चाह रही थी कि हम डायरेक्टली जो है एम्प्लॉय को पनिश नहीं कर सकते ना, उसके पीछे भी हमें उससे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, जी निम्रा प्रॉब्लम आप को बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू रिलेट करता है इससे, कैसे कि हम कहते हैं कॉग्निटिविज्म से। ये जी टेक्निकल टर्म है जिस पे मैं ज्यादा फोकस अभी नहीं करूंगा, लेकिन आप शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गई होंगी। मैं आपको एक और आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ। आप फोर्सेस के बारे में जानती होंगी, जिसमें हमारे पास आर्मी आती है, जिसमें नेवी आती है, जिसमें एयरफोर्स आती है, जिसमें पुलिस भी आती है। यस सर। ठीक, अच्छा अब मेरा आपसे सवाल है निम्रा, अगर लेट से कि आप इसमें जो आप हायरार्की समझती है ना, कि जैसे यस हायरार्की सर। के अंदर यस आपके सर। पास एक बॉस होता है, एक हम्म। सबऑर्डिनेट है। लेट से एक सिपाही है आपके पास और एक कैप्टन है। हम्म। अब कैप्टन ने एक ऑर्डर दिया सिपाही को, हम्म। और सिपाही जो है उस ऑर्डर को नहीं मानता, जी। अब क्या होगा? तो सर ये जो रूल्स और पॉलिसीज़ हैं उसको डिनाई कर रहे हैं सिपाही, और जो है हायरार्किकल जो एक चलता हुआ आ रहा है कि भाई हमें फॉलो करना है रूल्स को, और जो है जो हमारा जो बॉस हमें जो ऑर्डर देंगे वो उसको हमें एट एनी कॉस्ट उसको फुलफिल करना है या उसको फॉलो करना है। तो ये मतलब ये सिपाही की गलती है। तो ये जो आपने मुझे बताया है, तो इसके ऊपर उसको पनिश किया जाएगा ना सिपाही को। यही होता है जी ना जी। फोर्सेस में, कि जी जी। चाहे सिपाही जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही बात भी है, जो लेकिन कैप्टन पनिश। ऑर्डर दे रहा है वो ऑर्डर गलत हम्म। भी है, तब भी क्या होगा, सिपाही को पनिश किया जाएगा। जी जी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं लगती ओपन कंडीशनिंग की, कि गलत बिहेवियर, जिस बिहेवियर को आपने डिस्करेज करना उसको पनिश किया जाए? लेकिन सर ये हर जगह अप्लाई नहीं होता ना, हर कॉर्पोरेट्स में जगह नहीं, अप्लाई नहीं। बिल्कुल दैट्स ट्रू। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि देखो दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक को हम कहते जी हैं बिहेवियरिज्म। जी। जो आप जब आप बात करें ना ओपरेंट कंडीशनिंग की, हमें ये समझना है कि ओपरेंट कंडीशनिंग की रूट कॉज क्या है। ओपरेंट कंडीशनिंग तो पार्ट है बिहेवियरिज्म का, हम्म। और बिहेवियरिज्म तो ये कहता है कि इंसान में तो दिमाग होना ही नहीं चाहिए। जी। देखिए ना, जो फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, वहां पे क्या करते हैं, मैं तो जी वहां पे बिल्कुल। आपको रूल्स को फॉलो रूल करना ऑफ है, जो कमांड कहा होता है। जाएगा। जी, जो कहा जाएगा वो करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं नहीं करना। करना होता। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस सर। बिहेवियरिज्म तो यहाँ से निकला है। जो आप बात कर रही हो ना, आपकी वाली बात हम्म। निकली है कॉग्निटिविज्म से, जो ठीक। मानती है कि जी इंसान के पास दिमाग है, वो सोचता है, वो डिसीजंस लेता है, और वो हम्म। सोच के फैसला लेता है। सही।
अगर आप देखेंगे ना तो इंसान के अंदर भी दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लेट्स से शॉपिंग करने के लिए इम्तियाज गई हो या हाइपर स्टार गई हो या फिर कहीं और गई हो और आपने सोचा कि जी मैं शॉपिंग करके आऊंगी 5,000 रुपए की, लेकिन जब आप वहां से वापस निकली हो तो आपका बिल बन गया 15,000 रुपए का। जी सर, हो जाता है कभी कभी। हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि घर से आप प्लान करके गए, सोच के गए कि मैं चीजें इतनी लेकर आऊंगी, जी। लेकिन वहां जाने के बाद क्या हुआ? मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर सकी और मैंने ज्यादा हाँ, शॉपिंग तो कर दैट दी। मीन्स आपका दिमाग उस टाइम पे, आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, मफलूज हो गया। और जी। आपने क्या किया, जो स्टिमुलाई आया, आपने कहा देखा 70% ऑफ है, ले लो फौरन ले लो। राइट, यस सर। ऐसा एक नॉर्मल बिहेवियर है ना। तो यस सर। इंसान के अंदर भी देखिए दो किस्म के मामला होते हैं, एक होता है प्लान्ड बिहेवियर और एक है जिसको आप कहते हो इम्पल्स बिहेवियर। सही। ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था आपसे। जैसे अभी आपने, हेलो सर, हेलो, हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक सर गॉट डिस्कनेक्ट। सर की लाइट चली गई है, वो 5 मिनट में रीजॉइन करेंगे।